Yes, my dear students, first of all we want to define what the fracture. This particular definition explaining what the breakage of hard connective tissue, the breakage of hard connective tissue or the bone is known as, of course, broken bone. It is also known as fracture. इसे हम लोग फ्रैक्चर भी बोलते हैं. अगर मैं आप लोगों से फ्रैक्चर को डिस्कस करूं माय डियर स्टूडेंट्स, तो फ्रैक्चर की मेरे पास कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं. उनमें से को हम बोलते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर. हेयर लाइन फ्रैक्चर. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लुक एट दिस पर्टिकुलर एक्सरे. इस वाले केस में डेफिनेटली कनेक्टिव टिश्यू ब्रेक हो गया है, आपको नजर आ रहा है. लेकिन जो 2 बोन्स हैं, सॉरी जो ब्रोकन बोन है, उसके 2 एंड्स दे रिमेन इंटैक्ट, आपस में जुड़े हुए. अगर आप इसमें वेट डालना चाहें तो वेट नहीं पड़ेगा, पेन प्रॉपर होगी. लेकिन इस वाले केस में बोन्स के 2 एंड्स अभी भी साथ साथ जुड़े हुए हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? हेयर लाइन फ्रैक्चर. और इस दूसरे को देखिए, आप लिखते चले पहले, उसे हम बोलते हैं सिंपल फ्रैक्चर. इट इज कॉल्ड एज सिंपल फ्रैक्चर. और जब मैं बात करता हूं सिंपल फ्रैक्चर की, तो उसके लिए आप इस एक्सरे को देखिए. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बोन्स हैं वो ब्रेक होने के बाद उसके 2 एंड्स बन गए हैं और ये 2 एंड्स ओवरलैप कर गए. राइट. इन 2 एंड्स के दरमियान में जो गैप है वो बढ़ गया है. 2 एंड्स के दरमियान में ओवरलैपिंग की वजह से गैप बढ़ गया है. इट इज़ कॉल्ड एज सिंपल फ्रैक्चर. लेकिन अभी भी ये जो बोन है ये हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ को फाड़ के बाहर नहीं आई, तो हम इसे बोलते हैं सिंपल फ्रैक्चर. लेकिन अगर आप इस थर्ड कैटेगरी को देख रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, लुक एट दिस, कंपाउंड फ्रैक्चर. कंपाउंड फ्रैक्चर. अब इस वाले केस में क्या हुआ? इस वाले केस में आप देख सकते हैं कि आपको इस एक्सरे में नॉट ओनली जो बोन्स है वो नज़र आ रही है, बल्कि नज़र आ रहा है कि जो बोन है वो मेरे फ्लैश को और मेरी स्किन को चीरती हुई बाहर निकल आई. तो ये फ्रैक्चर की एक्सट्रीम होती है. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स. हेयरलाइन फ्रैक्चर्स वेयर बोन अंडरगो ब्रेकेज बट नेवर यू कैन से लूज इट्स नॉर्मल शेप, और जो 2 एंड्स है दे रिमेन इंटैक्ट, इसे हम बोलते हैं क्या? हेयर लाइन फ्रैक्चर. सेकेंड टाइप इज नोन एज सिंपल फ्रैक्चर वेयर बोन्स not only break but also you can say broke into 2 pieces where 2 ends they move from one away from one another. तो इसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल फ्रैक्चर. बट स्टिल फ्लैश इज इंटैक्ट. लेकिन अगर हम थर्ड की बात करेंगे तो बोन्स नॉट ओनली ब्रेक अवे, दे मूव अपार्ट बट ऑल्सो टीयर द फ्लैश और द स्किन. तो इसे हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड फ्रैक्चर. आगे हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स की कॉजेज. तो जाहिर है जो कॉजेज हो सकती हैं वो रिलेट करती हैं एज के साथ. राइट. तो ऐसा करेंगे कि हम इन पर्टिकुलर कॉजेज को एज रिलेट करके पढ़ेंगे. तो ऐसा करते हैं कि हम सबसे पहले ओल्ड एज को स्टडी करते हैं. ओल्ड एज में क्या होगा? तो जब आप होंगे बूढ़े माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर आप लोगों की बोन्स क्या हो सकती हैं? सॉफ्ट हो सकती हैं. तो अगर आप लोगों की बोन्स सॉफ्ट हो गई ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स इन द बोन, ड्यू टू सम हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, समथिंग लाइक कि ख़वातीन के केस में आमतौर पे ऐसा होता है कि उनके हार्मोन्स कम हो जाते हैं, तो उनके मिनरल्स को रिटेन करने की एबिलिटी भी कम हो जाती है. तो इन एनी केस ओल्ड एज में चाहे बाबा जी हों या हमारी कोई अम्मा जी हों, तो दोनों केसेस में बोन्स क्या हो जाएंगी? सॉफ्ट हो जाएंगी. तो वो उनका ज़रा सा भी स्लिप होना, आज के फ़र्श आपको पता है बहुत ज़्यादा स्लिपरी हैं, तो स्लिप होने का मतलब ये है कि उनकी ये बोन ब्रेक हो जाएगी. तो ओल्ड एज में तो जाहिर है सिर्फ और सिर्फ फॉलिंग ही एक मेन कॉज हो सकती है. तो यहाँ पे हम फॉलिंग, और इसकी वजह भी बहुत सारी हो सकती हैं, उनका अपना इनबैलेंस हो जाना भी इसकी वजह हो सकती है. सिर्फ फर्शों को ही हम इल्ज़ाम नहीं दे सकते. लेकिन अब हम चलते हैं सेकंड एज ग्रुप की तरफ, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज योर एज. दैट इज़ कॉल्ड एज द यंग एज. तो जब आप लोग यंग एज में होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो बेसिकली तभी आप लोगों को अल्लाह की दी हुई नेमतों का एहसास नहीं होता. याद रखें, अल्लाह ताला की दी हुई सबसे बड़ी नेमत क्या है? आपकी ज़िंदगी है. तो हम आम तौर पे उस ज़िंदगी के साथ बहुत खिलवाड़ कर रहे होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल
कि हम कंस्ट्रक्टिव वे में इसको लूज़ कर सकते हैं या डिस्ट्रक्टिव वे में भी इसको लूज़ कर सकते हैं। सेहत की बात हो रही है। अब आप कंस्ट्रक्टिव वे में क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप एक स्पोर्ट्समैन थे, ठीक है? और अगर आप एक स्पोर्ट्समैन थे या आप एक स्पोर्ट्स वुमेन थी फॉर एग्जांपल आप, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्टिविटी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सम एक्सरसाइज, ड्यूरिंग द सम सॉर्ट ऑफ सम एक्रोबैटिक मैन्यूवरिंग एंड मूवमेंट, तो उस वाले केस में हमें इंजरीज हो सकती हैं और उन्हें आम तौर पे स्पोर्ट्स इंजरीज का नाम देते हैं। लेकिन याद रखें, हम स्पोर्ट्स इंजरी को आसानी से इसलिए डील कर सकते हैं कि स्पोर्ट्स में हम लोगों ने तमाम किस्म की जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं वो लिए हुए होते हैं। खा वो आप लोगों की जिमनास्टिक हो, चाहे वो आपकी मोटर बाइक रेस हो, उस पर काफ़ी हद तक अपने बॉडी की जो नेसेसरी प्रोटेक्शन है वो ली होती हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो मशीन है, बहुत स्पीड है, एरर्स हो सकती हैं उसके अंदर। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी यूथ के साथ है। जब मैं बात करता हूँ हमारी यूथ के साथ, इससे मुराद है हमारे नौजवान हैं। बिकॉज कि वो एक्टिविटीज जो स्पोर्ट्स मैन सेफ एनवायरनमेंट में कर रहे होते हैं, हम बिल्कुल अनप्रोटेक्टेड वे में वो वाली एक्टिविटीज अपनी रोड्स पे कर रहे होते हैं। वन व्हीलिंग इसकी एक शानदार मिसाल है, राइट। वन व्हीलिंग आप करते हैं, कट्स जो हैं वो बहुत बेढंगी किस्म की आप लोग मार लेते हैं, राइट। इस वाले केस में क्या हो सकता है कि मुमकिन है आपके जो रिफ्लेक्सेस है वो तो बड़े स्ट्रांग हो, लेकिन जो आगे वाला बंदा है या जो आपसे पीछे वाला ऑर्गेनिज्म है, मुमकिन है उसके रिफ्लेक्सेस इतने अच्छे ना हो, वो टाइम पे ब्रेक अप्लाई ना कर सके, वो आपके पीछे वाले व्हील से टच हो जाए, उसके पीछे एक बहुत बुजुर्ग अम्मा जी बैठी हूँ, राइट, कोई और भी अच्छी हस्ती बैठी हो सकती है। तो उसके रिजल्ट में क्या हो सकता है कि रिजल्ट में डेफिनेटली वो जो पीछे वाले बाइक वाला है जिससे आप हिट कर रहे हैं, आगे वाली बाइक वाला है, इट कैन अंडरगो वेरी सिवियर यू कैन से कॉन्सिक्वेंसेस। तो इस वाले केस में जो हमारे दूसरे हैं वो डिस्ट्रक्टिव वेज हैं, उसमें क्या है स्टूडेंट्स, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। और जब हम एक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा शेयर, लॉइन शेयर, वो हमारी रोड एक्सीडेंट्स का है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक्सीडेंट सिर्फ रोड के ऊपर हों। ड्यूरिंग द साइट, जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर भी इंजरीज हो सकती हैं। तो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट की इंजरीज भी हो सकती हैं, ये किसी फैक्ट्री में भी हो सकता है या किसी मेगा स्ट्रक्चर में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वो बहाल बेसिकली कॉजेज़ हैं जो इंजरीज हमें कॉज करवा सकती हैं। अगर आप लोग कंपैरिजन करें स्पोर्ट्स इंजरी का एक्सीडेंट के साथ, तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स इंजरीज का जो एक थ्रेश होल्ड है और उसके जो नंबर है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू हमारी रोड साइड एक्सीडेंट्स का। तो अपनी वालदैन के हाल पे रहम करें, अपनी ज़िंदगी को बहुत बड़ी नेमत समझें, और अगर एक्टिविटीज़ आपने करनी भी हैं तो सेफ़र एनवायरनमेंट में अपनी बॉडी की सारी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए फिर एक्टिविटीज़ करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे स्टूडेंट्स कि आपके हाथ से किसी दूसरे की ज़िंदगी का दिया नहीं बुझना चाहिए। इस नसीहत के साथ हम इस पर्टिकुलर फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट पे चलते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट जो होती है हमारे डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि फ्रैक्चर किस टाइप का है। अगर तो हमारे पास हियर लाइन फ्रैक्चर है तो उसके लिए सिर्फ उसकी एक ही ट्रीटमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज इमोबिलाइजेशन। क्या बात की स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों से कि आप सिंपल और सिर्फ सिंपल उन दो पर्टिकुलर बोन को इमोबिलाइज कर देंगे, आप उसकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। तो मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने का सिर्फ एक ही वे है कि आप उसको पीओपी लगा दें। व्हेनेवर वी यूज़ पीओपी, इसका मतलब है कि आप उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा देते हैं, जिसे हम आम ज़बान में बोलते हैं, उसे प्लस्तर कर देते हैं, ठीक है। और प्लस्तर करने का सबसे बड़ा जो पर्पज़ होता है वो यही है कि अगर ये फ्रैक्चर हो गया है तो ये दो बोन्स दूसरे के साथ पड़ी रहीं, ये खुद ही यू कैन से अपने आप को हील कर लेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बोन्स सिंपल फ्रैक्चर हो या हमारे पास कंपाउंड फ्रैक्चर हो। तो उस पर्पज़ के लिए हम लोग क्या करेंगे कि डेफिनेटली हम दो किस्म की मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब है हम दो किस्म की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उसमें से पहली किस्म की एक्टिविटी को हम नाम देते हैं क्लोज्ड मैनिपुलेशन। क्लोज्ड मैनिपुलेशन, क्लोज मैनिपुलेशन से मेरे पास मुराद ये हमारे स्टूडेंट्स कि हमने अब फिजिशियन के एक्सपर्ट हैंड्स का ही सहारा लिया। सिर्फ हम लोगों ने सर्जरी नहीं की। वी बिलीव कि जो हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं दे हैव गॉट सच अ स्किल्स इन देयर हैंड्स कि जस्ट बाय पल्पेटिंग द बोन दे कैन कैरी आउट सम सॉर्ट ऑफ यू कैन से मैन्यूवरिंग, और उसके रिजल्ट भी, उस मैनिपुलेशन के रिजल्ट में जो दो एंड्स एक दूसरे से बहुत दूर थे, अब उनके दरम्यान जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है। उस पर्टिकुलर
ट्रीटमेंट को कि जिसमें हम बोन्स के दो एंड्स दूसरे के पास लेके आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज रिडक्शन। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोज्ड रिडक्शन। कि आपने सर्जरी नहीं की, आपने बंद बंद ही स्किन को इंटैक्ट होते ही आपने दो बोन्स के एंड्स को क्या कर दिया। लुक एट दिस, कि अगर ये मेरे पास एक बोन है, बोन का एक एंड है, ये मेरे पास बोन का दूसरा एंड है, तो जब ये बोन टूटती है तो एंड नॉर्मली ऐसे डिसलोकेट हो जाती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। तो व्हाट इज़ अ बेसिक जॉब ऑफ यू कैन से ऑर्थोपेडिक सर्जन, कि वो इस पर्टिकुलर दो एंड्स के जो एंड में जो फासला बढ़ गया था उसे रिड्यूस करते हुए, कम करते हुए, कम करते हुए क्या करें, पास ले आए। सो दिस इज बेसिकली रिडक्शन, ये रिडक्शन है, ठीक है। अगर ये वाला काम डॉक्टर ने या फिजिशियन ने अपने हाथ से कर लिया है तो इसे हम बोलते हैं क्लोज रिडक्शन। लेकिन अगर मेरे पास कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ तो फिर वी हैव टू कैरी आउट सम सॉर्ट ऑफ सर्जरी एज वेल। तो जब हमें किसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसे नाम देते हैं क्या हैं, ओपन व्हाट रिडक्शन। अब जब हम ओपन रिडक्शन की बात करेंगे तो ओपन रिडक्शन में फिर डिफरेंट किस्म की यू कैन से केसेस में डिफरेंट किस्म की ट्रीटमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि एक ही बोन दो तीन जगहों से टूट गई हो, राइट। तो उस वाले केस में हम डेफिनेटली सर्जरी करेंगे और हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उसकी ऑस्टियोप्लेटिंग कर दें, ठीक है। जब हम बात करते हैं ऑस्टियोप्लेटिंग की तो इससे मुराद ये होती है कि हमने किसी छोटी बोन के ऊपर कोई प्लेट लगा दी है और उसके ऊपर हमने प्रॉपर सुराख करके, यू नो कि आउटर पार्ट ऑफ द बोन इज नॉन लिविंग, आपने पढ़ा है ये वाली बात, और फिर आपने ये वाली बात भी पढ़ रखी है कि हम उसमें सुराख कर सकते हैं, राइट। तो हम उसमें प्रॉपर ड्रिल करते हैं, ड्रिल करने के बाद उसमें हम स्क्रूज लगा देते हैं। तो इस किस्म की जो टेक्निक है उसे हम ऑस्टियोप्लेटिंग बोलते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फ्रैक्चर मेरी किसी लंबी बोन के ऊपर है, किसी वेट बेरिंग बोन के ऊपर है, तो उस वाले केस में फिर हम आमतौर पर उसके अंदर कोई ना कोई रॉड वगैरह डाल देते हैं, ठीक है। तो ये बहरहाल दोनों चीज़ें सर्जरी डिमांड कर रही हैं, इसलिए हमने इसे क्लोज रिडक्शन में प्लेस किया है। ये तो ये बात होगी कि जब हम इसको काम करें। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ही दूर दराज के देहात में बैठा हुआ है और उसको यहाँ पर पहुँचने के लिए क्या है, एक्सेस ही नहीं है, तो क्या उनकी बोन्स टूटी रहती हैं? तो आंसर इज नो। नेचर ने हमारी बोन्स को रिपेयर होने की, अपने आप को सेल्फ रिपेयर करने की बहुत एबिलिटी दी है। आइए देखते हैं कि अगर कभी ऐसा केस हो जाए तो हमारी बोन रिपेयर के लिए कौन कौन से प्रोसेस या फेजेस से गुजरती है। इसके लिए हमें मूव करना पड़ेगा लास्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड पर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ द रिपेयर ऑफ द बोन। तो जो सबसे पहली बात ये होती है हमारे डियर स्टूडेंट्स कि जब कभी भी हमें क्या होता है, एक फ्रैक्चर होगा, तो सबसे पहले दो किस्म की ज़ाहिर है चीज़ें ब्रेक हो जाएंगी। ज़ाहिर है एक हार्ड ऑब्जेक्ट यानी कि मीन एंडोस्केलेटन, और फिर इसके सराउंडिंग में पाए जाने वाले सॉफ्ट टिश्यूज़। अब क्या अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि दो किस्म की चीज़ें जो है ना वो इस प्रोसेस को स्टार्ट करवाती है। नंबर वन, ब्लड वेसल्स। जब कभी भी हमारी ब्लड वेसल्स रप्चर होती हैं, नॉर्मली वो कैपिलरी लेवल की होती हैं, वो देयर मे बी लाइंग इनसाइड द बोन एंड मे बी लाइंग ऑन द सराउंडिंग्स ऑफ द बोन। तो जब भी ये रप्चर होंगी तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, ब्लड बह जाएगा साइडों पे। फिर वो जो टिश्यू डैमेज हुआ है उसके भी बहुत से सेल्स डाई होंगे, तो इस पर्टिकुलर जगह के ऊपर ब्लड की जो कैपिलरीज नहीं है तो ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी, वो वाली जगह सूजना शुरू हो जाएगी, इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, रेड हो जाएगी। क्या किसी ऑर्गेनिज्म का फ्रैक्चर हुआ है या नहीं, तो आप क्या करेंगे कि इसका सिंपल सा टेस्ट ये होता है कि आप उस जगह को देखिए तो वो जगह सूजना शुरू हो जाएगी, राइट। उस सूजने की वजह मेरे पास क्या है कि नेचर ने उसके टिश्यूज़ को सिग्नल के तौर पर यूज़ किया कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डैमेज, और उसके रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो हम देखना ये चाह रहे हैं हमारे डियर स्टूडेंट्स कि जो पहली फेज़ है वो क्या है, हीमाटोमा फॉर्मेशन। और इस पर्पज़ के लिए आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं कि इस वीडियो में आपको ये बोन ब्रेक होती हुई नज़र आ रही है और यहाँ से आपको डिफरेंट कैपिलरीज बर्स्ट होकर ब्लड को बहता हुआ देख रहे हैं। यहाँ पे ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट पर वेयर टाइप ऑफ लोकेशन के लिहाज से दे ऑल जस्ट स्पिल आउट। और चूंकि अब यहाँ पे क्या नहीं हो रहा मेरे पास स्टूडेंट्स, डेफिनेटली फूड नहीं मिल रही, तो इस फूड के ना मिलने की वजह से भी यहाँ की लोकलाइज सेलुलर डेथ स्टार्ट हो जाती है। तो पहला प्रोसेस मेरे पास ये होता है। नंबर टू, अब हम देख रहे हैं नंबर टू पे क्या होगा। नंबर टू पे हमारे स्टूडेंट्स ये होगा कि अब इस पर्टिकुलर हीमाटोमा के ऊपर दैट इज बेसिकली अ डेब्री, अ वेस्ट, वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से जो ब्लड वेसल्स हैं, हम कैपिलरीज की बात करते हैं, दे बिगिन टू रिकंस्ट्रक्ट देमसेल्फ। आवर बॉडी इज ऑर्गेनिकली डिजाइंड, इट हैज़ अ ग्रेट एबिलिटी ऑफ सेल्फ रिपेयर। तो जो ब्लड वेसल्स हैं
वो दोबारा से क्या करती हैं, रेमिफाई होती हैं, डिवाइड होती हैं, अपने आप को दोबारा से बनाती हैं। तो अब इस पर्टिकुलर हेमाटोमा के अंदर ज़िंदगी दोबारा से नज़र आना शुरू होती है। लेकिन याद रखिए जो पहला स्टेप है वो क्या है, ब्लड वेसल्स का बनना वहाँ पे। जब ब्लड वेसल वहाँ पे बनेंगी तो ज़ाहिर है न्यूट्रिएंट्स भी आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे पहले सॉफ्ट बोन्स बनाने वाले सेल्स, आपको पता था मैंने नाम दिया था ऑस्टियोब्लास्ट का, वो यहाँ पे आएंगे। ऑस्टियोब्लास्ट आकर यहाँ पे सबसे पहले एक सॉफ्ट बोन बनाएंगे, राइट। उसके बाद आ जाएगा थर्ड स्टेप दैट इज कॉल्ड एज द बोनी कैलस फॉर्मेशन। तो आपने पढ़ा था बोन के स्ट्रक्चर में कि सबसे पहले इमेच्योर सेल्स आते हैं जिनका नाम क्या था, ऑस्टियोब्लास्ट। तो जब ऑस्टियोब्लास्ट अपना काम कर चुके होंगे, मेरे पास कोलेजन फाइबर बन चुका होगा, उसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट आके रह चुके होंगे, तो फिर उसके बाद मेरे पास ऑस्टियोसाइट्स वहाँ पर आएंगे। एंड दीज पर्टिकुलर ऑस्टियोसाइट्स दे विल फॉर्म नथिंग अदर देन द बोनी कैलस। और इस बोनी कैलस के अंदर फिर जाहिर आके शामिल हो जाएंगे व्हाट, कैल्शियम एंड फॉस्फेट्स। जब कैल्शियम एंड फॉस्फेट भी शामिल हो जाएंगे तो जाहिर है नाउ दिस हार्ड स्ट्रक्चर विल यू कैन से सराउंड दैट पर्टिकुलर फ्रैक्चर। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर टाइम पे जो मेरी बोन है ये तकरीबन 3 से 4 वीक पुरानी हो चुकी है। कौन सी, फ्रैक्चर्ड बोन। इस 3 से 4 वीक के अंदर जो बोन है उसने अपने आप को रिपेयर करने का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। बट रिमेंबर कि दिस पर्टिकुलर रिपेयर इज स्टिल वीकर, अभी ये कमज़ोर है। तो इस कमज़ोरी के टाइम पर कोई एरर्स हुए हैं तो उनको ठीक किया जा सकता है। तो एरर्स को ठीक करने के लिए लास्ट पार्ट ऑफ द रिपेयर प्रोसेस स्टार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ रीमोल्डिंग। मैंने आपको बोला था जब हमने बोन्स के कंपोनेंट्स पढ़े थे कि हमारे पास एक चीज़ होती है क्या, ऑस्टियोक्लास्ट्स। तो ऑस्टियोक्लास्ट्स, लुक एट दिस, कि अब यहाँ पे ये स्पेसिफिक सेल्स आई हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये जो बोन्स के साइडों पे डेब्री पड़ी हुई थी, वेस्ट पड़े हुए थे, एक्स्ट्रा कोलेजन पड़ा हुआ था, ऑस्टियोब्लास्ट पड़े हुए थे, ऑस्टियोसाइट्स पड़े हुए थे, उन सारी की सारी चीज़ों को ये वहाँ से करेंगी, एनगल्फ कर लेंगी। तो जब एनगल्फमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो जाहिर है नाउ देयर इज़ नो इन्फ्लेमेशन, नो ब्लड वेसल दैट इज़ बेसिकली यू कैन से डेड, देयर इज़ नो डेब्री। तो ये बोन बिल्कुल नॉर्मल फेज में वापस आ जाएगी। अब सवाल ये है कि जहाँ से ये सारे, या जिस पॉइंट पे ये सारे प्रोसेस हुए हैं, क्या उस पर्टिकुलर बोन में और जो मेरे पास लिविंग बोन थी या पुरानी सही बोन में कोई फ़र्क है? तो आंसर इज़ नो, देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल। इट इज़ नथिंग लाइक आर वेल्डिंग। ये हमारी वेल्डिंग की तरह से नहीं है कि जहाँ वेल्डिंग होगी वहाँ पे दो चीज़ें बजाय मजबूत होने के और फ्रेजाइल हो गई, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि यहाँ पे जो बोन है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, राइट। उसमें कोई फ़र्क नहीं है इसकी लाइफ में, इन ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, इन टर्म्स ऑफ बेयरिंग द वेट्स, और इन द टर्म्स ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, नो डिफरेंस एट ऑल। इट इज़ अ perfect naturally molded what, bone. So that's it with the topic that is called as a repair of the broken bones, also called as repair of the fractures. ये वाला काम हम अगर खुद करेंगे तो ज़ाहिर है टाइम कम लगेगा, ऑर्गेनिज्म अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में जल्दी से वापस आ जाएगा। लेकिन इस सारे प्रोसेस में बहरहाल 3 से 4 माह का प्रोसेस लग जाता है। मैं फिर इसी नसीहत के साथ लेक्चर ख़त्म करूँगा कि अपनी ज़िंदगियों की बहुत केयर करें, आप उस प्यार मोहब्बत को समझें जिसको लेके वालिदैन ने आप लोगों को इस मकाम तक लेकर आए हैं। ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों को अपने वालिदैन की केयर करने की तौफीक अता फरमाए, नॉट ओनली बाय सर्विंग देम बट ऑल्सो प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ। ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों को किसी भी किस्म के मेजर एक्सीडेंट से बचा के रखे। इस दुआ करना चाहता हूँ आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।